हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरत चौहान है। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान में भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और इसमें चैप्टर नंबर 8 चल रहा था पादप कार्य की। तो पार्ट 4 करेंगे, पादप जनन की बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी एंड शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे ना इंडेक्स देख सकते हैं। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 1 से जो है स्टार्ट किया था। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे, और चैप्टर नंबर 8 पे भी जो हमारा पार्ट चलेगा वो है आपका पादप जनन। तो बाकी के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं जो हमें आगे करने हैं। फटाफट ये भी ख़त्म होने वाली है बुक। तो दोस्तों, ये है आपका जो चैप्टर है, नोट्स है। नोट्स से पहले क्या करते हैं ना, हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पुष्प के विभिन्न भागों की बात करी गई है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं ऊपर की साइड से। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो यहाँ लिखा है पुंकेसर, और पुंकेसर में दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक हो गया परागकोश, एक हो गया आपका तंतु। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्त्रीकेसर। ठीक है, यहाँ पे होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ पे है एक अंडाशय, फिर ये रहा आपका अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पे तंतु भी देख पा रहे हैं गाइस आप, और यहाँ पे परागकोश भी देख पा रहे हैं, और वर्तिकाग्र भी देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पे है वर्तिका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद अंडाशय भी आपने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे है बीजांड, जो कि है ये वाला पोर्शन। उसके बाद ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये दल, ये है पुष्पासन। ठीक है, और ये है आपका डंठल। ठीक है, हो गया, इतनी सी बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। अब आपने इसके पार्ट्स देख लिए, क्योंकि इसकी बातें होती रहती। अब इसने लिखा है जो पादप जनन वह प्रक्रिया है। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पादप जनन, राइट। तो पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने जैसे पौधे उत्पन्न करते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, एक हो गया आपका लैंगिक जनन हो गया, एक हो गया अलैंगिक जनन। तो ये हम सब जानते हैं, सिंपल है। अब लिखा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है पुष्प। तो ये हो गया एक आपका क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पुष्प हो गया, किस लिए सहायक है, क्या करता है, प्रजनन में हेल्प करता है। तो इसने कहा है एक पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर देखा था हमने। पुंकेसर में दो चीज़ देखी, अभी स्त्रीकेसर में दो चीज़ देखी। ठीक है, तो इसने कहा पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर क्या है, प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें देख ली। ये देखिए यहाँ स्त्रीकेसर है और यहाँ है पुंकेसर, ये दो चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, यही क्या करते हैं, ये आपके प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे। तो गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक पे मत जाइएगा। ठीक है, ये वीर सिंह है जो कि बहुत शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब इसने कहा ये रहा आपका परागकण से पराग कोश कहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब ये नहीं कहेंगे। इसने कहा कि पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे हैं, ये है ना वर्तिकाग्र। तो इस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। चलिए अब इसने कहा परागण की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक हो गया आपका स्वपरागण, एक हो गया आपका परपरागण। दो टाइप से हो जाएगा। मतलब जो पराग कोश जो है आपका कहाँ से कहाँ, पराग कोश से परागकण जो है पराग कोश से कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में। ठीक है, चलिए अब इसने कहा, यहाँ लिखा है उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की जो घटना होती है उसे हम बोलते हैं पृथक पक्वता। ठीक है, तो गाइस ये हो गया एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उभयलिंगी पुष्प में इसमें लिखा है पुमंग और जयांग के अलग अलग समय पे क्या होते हैं, परिपक्व होने की जो घटना है उसको हम बोलते हैं पृथक पक्वता। चलिए, या पृथक पक्वता को ही हम बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। तो गाइस ये एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो कि दो प्रकार की पहले इसमें लिखा है पूर्व पुंग पक्वता, दूसरा हो गया आपका पूर्व स्त्री पक्वता। दो टाइप के हो गए। ठीक है,
अब इसने कहा जो ये पूर्व, जो फर्स्ट वाला है, यानी कि पूर्व पुंग पक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि जो ये वाला दूसरा वाला है पूर्व स्त्री पक्वता में जो है अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, ठीक है, अर्थात परिपक्व होता है, ठीक है। तो इन स्थितियों में पुष्पों में स्वपरागण नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब इसने कहा दो बार ऐसा होगा कि स्वपरागण नहीं होगा, एक पूर्व पुंग पक्वता और दूसरा हो गया आपका पूर्व स्त्री पक्वता, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसने कहा इसमें जो है स्वपरागण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कहा कि जो परागकोश है अंडाशय से पहले पकते हैं और दूसरे वाले में कहा कि अंडाशय जो है परागकोश से पहले पकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे स्वपरागण नहीं हो रहा है। चलिए अब एक हो गया आपका कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो इन्हें कहा प्रजनन की एक अलैंगिक विधि, तो भैया ये भी हो गया एक क्वेश्चन। तो प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, क्या बोलते हैं उसे? कायिक प्रवर्धन, ठीक है। और इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गई, इन सब से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब ये हो गया आपका अलैंगिक जनन। तो दोस्तों इसी की विधियां देखिए, अलैंगिक विधि में और कौन कौन से आ गए। यहाँ लिखा है स्तंभ कर्तन यानी कि तना काट, फिर है दाब लगाना, एक हो गया कलम बांधना। ये सारी जो है इसी की पारंपरिक विधियां हैं। अब इसने कहा अलैंगिक जनन द्वारा क्या है, उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकीय अनुवांशिकीय रूप से समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। तो इसके विपरीत अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न पौधे हैं यानी कि जो बीजों से होते हैं वो आकारिकीय और अनुवांशिकीय रूप से जो जनक होते हैं ना उनके समरूप नहीं होते, मतलब उनसे अलग होते हैं, ठीक है, समरूप नहीं होते। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें लिखा है बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है। अच्छा, अब गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्तंभ कर्तन की बात कर रहे हैं तो इस तरह से कौन कौन से पौधों में प्रजनन या जनन होता है, ठीक है। तो आपको वो पौधे जैसे आपका बोगेनविलिया हो गया, आपका कार्नेशन हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, तो इसके थ्रू हो जाता है, स्तंभ कर्तन के थ्रू हो जाता है। अब इसने कहा कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। मतलब कोको की अगर हम बात करें तो स्तंभ कर्तन भी हो सकता है और बीजों द्वारा भी प्रवर्धन हो जाएगा। अच्छा, इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, किसके? कोको के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर, मतलब एक पौधा आपने यहाँ लगाया फिर 4 फीट की दूरी पर कहीं और लगाया, पर क्या होता है, प्रत्यारोपित कर देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है दाब तकनीक। देखो स्तंभ कर्तन की बात हमने करी, एक हो गया, हमने स्तंभ कर्तन की बात करते हैं, फिर दाब लगाना है, कलम बांधना है, ठीक है। तो अब बात करिए यहाँ पे है दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि में संपर्क कराया जाता है और कुछ दिनों में तना शाखा में क्या है, जड़ें उगाती है। मतलब ये कहा इसने कि लाइक ये एक पौधा है, मान लेते इसके ये तने हैं, ठीक है। तो इनने क्या करा ना, इस वाले तने को आगे बढ़ाकर मिट्टी में ऐसे करके गाड़ी, ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के अंदर अब इसी तने से क्या होगा ना, यहाँ पे जड़ उग जाएगी, तो ये एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि तने शाखे में क्या है, जड़ उग जाती है और इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। अब दोनों को अलग कर देंगे। अब लिखा है चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, चमेली। जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमल बंद तकनीक से होता है, कलम बंद तकनीक से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है जो गन्ना है, गन्ने की बात करें तो इसमें तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है। मतलब ऐसा कह लीजिए आप, जो तना है वो तो ठोस होता है, आप जानते हैं गन्ना ठोस होता है, और क्या होता है संधिबद्ध, मतलब कि आपने देखा होगा गन्ना ऐसा होता है ना कुछ ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये संधिबद्ध है, ठीक है। चलिए अब इसमें जिसमें क्या है पर्व और क्या है पर्व संध्या होती है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गन्ने में क्या मिलेंगे आपको, नोड मिलेंगे, इंटरनोड्स मिलेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आमतौर पर स्तंभ कर्तन ये तना काट विधि द्वारा जो होता है क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर था ये, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अच्छा, अब इसने लिखा है कि जो पौधे हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है, कौन सा होता है, यहाँ पे लिखा है परागकोश, ठीक है।
देखिए पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए जो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण होता है जो देखिए वही मैंने स्किप कर दिया। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए जो है उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त भाग क्या हो गया, आपका परागकोश हो गया। और इसमें क्या हो गया, इसके बाद मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके बाद क्या है, पराग कणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। अब लिखा है प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जनानांग मतलब जनन अंग है, नर जननांग, और अंडप जो है आपका मादा जननांग है, ठीक है, के रूप में होता है। अब लिखा है पुंकेसर में भूतंतु व परागकोश होता है और अंडप में क्या हमने पढ़ा था, अंडाशय। अंडप में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, यही पढ़ा था हमने। पुंकेसर में हमने पढ़ा था तंतु, हमने लिखा था वहाँ पे तंतु और परागकोश लिखा था, ठीक है। जो इसमें लिखा है अंडप में अंडाशय, यहाँ लिखा है वर्तिकाग्र और वर्तिका और वर्तिकाग्र देखा था हमने, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन से संबंधित मतलब सही है, कायिक प्रवर्धन से रिलेटेड। तो इसमें कायिक प्रवर्धन जो है क्लोनी जनसंख्या को उत्पन्न करता है, एक चीज़ हो गई। क्लोनी जनसंख्या मतलब कि जैसे मतलब क्या बोलेंगे इसमें, जैसे पौधा है वैसी उसकी संतति है, यानी कि बिल्कुल उसका क्लोन। कायिक प्रवर्धन जो है विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो देखिए आंसर है 1 और 3, ये वाला गलत है आपका, मतलब क्या है, विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, ये गलत है आपका। बाकी आपका फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट जो है सही है। अब देखिए लिखा है पौधे के कायिक भागों कौन कौन से, स्तंभ, पत्तों द्वारा जनन जिसमें अलैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। अब इसने कहा कि कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष पर आच्छादित हो जाता है, परंतु ये जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ विधि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक नहीं वितरित हो पाते जितने की बीज, ठीक है। अब इसमें लिखा है कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है, मतलब एक जैसी होती है, पैतृक के समान होती है, इसमें कोई भिन्नता या नए गुण या ओज नहीं आ पाते, ठीक है। कायिक जनन विषाणु का प्रसार करने में सहायक है, अतः जो कथन 2 है वो गलत है। अब इसने कहा कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तना काट आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किया जाता है। देखिए तना काट किसके लिए होता है, गन्ने के लिए होता है, ठीक है। तो गन्ना, अच्छा एक ये आ गया, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है कि गन्ना किस कुल के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीणी कुल के अंतर्गत आता है, और जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका तना जो है ठोस होता है, संधिबद्ध होता है, यानी कि जॉइंट होता है, इसमें नोड्स मतलब इसमें पर्व है और क्या है, पर्व संधियाँ दोनों पाई जाती हैं। बाद में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस 2020 आईएएस का क्वेश्चन है ये, तभी इतना बड़ा क्वेश्चन की लेंथ है, तो देखिए आप ये देखिए लेंथ। चलिए इसमें लिखा है जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तो तब बीज जो है सामग्री में बड़ी बचत होती है। चलिए तो इसमें लगा जब सेंट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेंट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेंट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये गलत है, पहला वाला सही था। खराब मौसम की दशा में यदि सेंट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेंट्स का जीवित बचना बड़े सेंट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये गलत है, ठीक है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई
से की जाती है। सही है, ठीक है गाइस। मतलब कहानी ये है कि आपका आंसर सी, ठीक है। पहला और चौथा सही है। तो देखिए ये समझ में नहीं आया होगा तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये लेवल ही कुछ अलग है, आईएएस का है, तो आप उस पर अगर नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सैंटलिंग से की जा सकती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कलिका चिप गन्ना बीज का उपयोग होता है। इस विधि के अंतर्गत देखिए ये अभी कुछ नया नया आया इसलिए, और हमने अभी चैप्टर में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अलग इस विधि के अंतर्गत कलिका चिप का प्रस्फुटन 90% मतलब तथा गुणन क्षमता 1:60 बहुत अधिक होता है, जबकि पारंपरिक विधि का प्रस्फुटन 30 to 35% होता है। गुणन क्षमता जो है 1:10 अपेक्षाकृत कम है। बर्ड चिप सैंटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे लगभग 80% गन्ना बीज की बचत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है भ्रूण किस में मिलता है, तो किस में मिलता है गाइस, बीज में मिलता है। तो इसमें लिखा है भ्रूण, पौधे में भ्रूण जो है बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। चलिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, तनाकाट से। इसमें देखिए सिंपल है आपका कायिक प्रवर्धन से, यानी कि तनाकाट इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें लिखा है कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता से बिना पुराने पौधों के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें लिखा है तना काट, दाब लगाना या फिर कलम बांधना आदि इसकी जो है पारंपरिक विधि है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकी तथा अनुवांशिकीय रूप से समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। इसके विपरीत जो लैंगिक जनन है उसमें अगर हम जनन पौधों की बात करें, मतलब बच्चों की, मतलब पौधे की जो बच्चे होते हैं ये मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें उनमें भिन्नता पाई जाती है। माँ बाप से बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, ऐसा पौधे को लेके चलिए आप। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है बोगनविलिया और यहाँ पे लिखा है कार्नेशन, कोको एंड अंगूर। तो इसने बोला कि जो आपका कौन कौन से पादप जो है स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित है। तो हमने पढ़ा था कौन सा है 1 2 3 4। अच्छा चलिए, इसमें देखिए क्या लिखा है, बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है। जबकि हम कोको की बात करते हैं स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ जो है इसे बीजों के द्वारा प्रवर्धन भी होता है, मतलब इसमें भी ये हो रहा है। ठीक है, बाकी इन चारों में तो स्तंभ कर्तन हो ही रहा है, कोको में बस बीजों के द्वारा भी प्रवर्धन होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम क्या करा जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है, फिर वहां से लाते हैं ये नवजात पौधों को मृदा में क्या है 4-4 फीट की दूरी पे उगा देते हैं। चलो आगे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है मौसमी के पौधे का प्रवर्धन जो है कलम बंद तकनीक द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था। चमेली के पौधों का प्रवर्धन जो है दाब तकनीक द्वारा होता है, तो दोनों ही सही है, इसमें कुछ नया नहीं था। तो इसमें लिखा है दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को जो है दबाकर भूमि में संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों बाद जो है तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं और फिर उसे जो है मेन पौधा जो है ना, नए पौधे को, जो पुराने पौधे उससे अलग कर दिया जाता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन भी इसी प्रकार होता है, जबकि जो मौसमी के पौधों का प्रवर्धन जो है कलम बंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार जो है दोनों सही है आंसर। अच्छा, इसमें लिखा है पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसमें लिखा है वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। चलो, लिखा है पौधों में गूटी लगाना जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक होती है जो वानस्पतिक प्रसार के लिए प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें क्या है, मूल पौधे से जड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद, लीची आदि के विकास के लिए किया जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते तो इससे क्या बोलते हैं, हमने बोला था भिन्न काल पक्वता कहते हैं इसे। देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना क्या कहलाती है, पृथक पक्वता, या हम बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, जो कि दो प्रकार की है। एक हो गया आपका पूर्व पक्वता और दूसरा हो गया आपका पूर्व स्थिर पक्वता। जो पहला वाला है यानी कि इसमें क्या होता है, जो इसमें परागकोश जो है अंडाशय से पहले पक जाता है, और जो ये दूसरा वाला है इसमें अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, मतलब परिपक्व होता है। ठीक है, चलिए, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण
का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। ठीक है, चलिए समझे। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरित स्वपरागण, या फिर हम इसे ही मतलब एक ही पौधा है, ठीक है, इसमें एक ये पुष्प निकला है, एक ये, इसने कहा एक ये पुष्प, तो इसने कहा इसके क्या बोलते हैं परागकोश से, इसमें एक परागकोश है, इसमें आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो यहाँ से जो है परागकण यहाँ पे आ गए, तो एक ही पौधे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने इसको बोल दिया स्वपरागण, या हमने बोल दिया सजात पुष्पी परागण। तो गाइस ये देखिए चैप्टर हो गया खत्म। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो चैप्टर मतलब मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी गाइस आप मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, हालांकि उसमें मैं चैनल से रिलेटेड कुछ नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं आप। चलिए गाइस यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है आपका आर्थिक महत्व, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसे। तब तक के लिए धन्यवाद।